दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रफुल्ल कोलखान जुड़ गए हैं कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो अमेरिका के अंदर इस समय घटित हो रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी बयानबाजी के कारण और अपने फैसलों के कारण लगातार दुनिया की राजनीति में चर्चित बने हुए हैं। चाहे वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर अमेरिका के अंदर लाया गया हो, उस पर पूरा तेल का जो साम्राज्य पे वह कब्जा करना चाहते हैं दुनिया के, और भारत को लेकर भी जिस तरह से वह लगातार भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को एक तरफ कहते हैं बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे मित्र हैं, वहीं कुछ बात ऐसी कह देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है सियासत के अंदर, भारत के अंदर। और ये जो दो तरफा का जो बयानबाजी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वह करते हैं, उसके क्या मायने आप देखते हैं? और साथ ही जिससे 500% टैरिफ लगाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं रूस से तेल खरीदने पर, जो रूस से तेल लोग देश खरीद रहे हैं उन पर, इससे वह एक अपना चाबुक चला रहे हैं अपना डोनाल्ड ट्रंप। उससे भारत की राजनीति, भारत की सियासत में आप क्या देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बात सही है जो मीडिया सेक्शन के खबर आ रही है कि 500% टैरिफ लगाने की बात वो कर रहे हैं, और खास करके रशिया के संदर्भ में, जो लोग रशिया का तेल खरीदते हैं उसके संदर्भ में कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि वहाँ जो अमेरिका के पास जो अपना तेल है उसको सेल बोलते हैं, सेल क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का होता है। इनको जो जो जिस क्वालिटी का तेल अजरबैजान के क्या नाम है इनका, वेनेजुएला के पास है, उस तरह का, उस क्वालिटी का तेल चाहिए। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छा परिशोधन होता है, तो ये इस तेल के लिए, और ये काफी मात्रा में इनका है, तो ये अपने आप पहले से भी अमेरिका अपने ऊर्जा नीति को इस ढंग से बनाती है कि अपने भंडार को वो हाथ नहीं लगाती है, और इधर वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो इतना तेल भंडार में इतना है। ऐसे ही मीडिया में इस तरह की बात आ रही है कि $17 ट्रिलियन की उसके पास तेल संपदा है। हमारे इसी से अनुमान लगाइए कि हमारे देश की जो वित्तीय स्थिति है वो 4 के आसपास रहती है अधिक से अधिक। अभी 5 ट्रिलियन हम लोग हुए नहीं है, तो वो 4 में भी पता नहीं, मैं कुछ बढ़ा के ही कह रहा हूँ ताकि शर्मिंदगी न महसूस हो। 4 बार भी है नहीं, अगर बहुत भी है तो 3.5-4 अधिक से अधिक कह सकते हैं, उससे ज्यादा क्या कहेंगे। तो हमारे जितनी हमारी टोटल इकोनॉमी साइज है उसका 4 गुना से ज्यादा तो उसका सिर्फ ऑयल पोटेंशियल है, तो इस चीज समझ सकते हैं। और उस पूरे पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। टैरिफ लगाने से सभी देशों पर थोड़े लगेगा, कुछ देशों पर लगेगा, भारत पर लगेगा। भारत रशिया से तेल खरीदता है। अब मामला ये है कि रशिया से तेल खरीदने के कारण हमें कुछ लाभ भी हुआ है, लेकिन ये लाभ जो हुआ है वो तेल शोधक निजी कंपनियों को हुआ है। उसको देश को उसका क्या डिविडेंड मिला है ये तो अभी बजट आएगा तो पता ही चल जाएगा। तो लेकिन जब वो ये लगाएंगे, क्या उसको बोलते हैं, टैरिफ बढ़ाएंगे, 500% करेंगे, तो पूरे देश को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, अन्य सेक्टरों पर भी जाएगा। अमेरिका के लिए भी यह बहुत कोई सुविधाजनक स्थिति नहीं होगी उनके व्यापार के लिए भी, लेकिन हमारा उनके साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो अचानक बहुत निचले स्तर पर आ जाएगा अगर इतना बढ़ता है। तो एक वो कुल मिला के चाहते क्या है इस मामले में, अगर ये बात लोग कह रहे हैं और बात भी सही है कि जो हमारा राइस था, RIC राइस, तो यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये एक लाइन में आ गए इनके खिलाफ, क्योंकि रशिया पर भी उसने उनके जहाज को ये किया, क्षतिग्रस्त किया है या अपने कब्जे में लिया है। न सिर्फ मादुरो को लिया है, जिस ढंग से एक सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया शीर्ष के पर, और वहां जो संघर्ष हुआ उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका इस तरह के काम करते रहा है, लेकिन वहीं अगर सीमित नहीं हो जा रहा है, वो ग्रीनलैंड की भी बात कर रहा है इस समय में, और वो कनाडा से खरीद लेने की बात कर रहा है ग्रीनलैंड को। और ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, वो तो उसका तो काफी समय बर्फ से ढका रहता है, लेकिन वहां पर कुछ रेयर अर्थ मटेरियल महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण वहां पर ये है। लेकिन अमेरिका कहता है कि उसके सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है, क्योंकि बगल में रूस है, तो रूस और चीन को से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का बहाना बना रहा है। लेकिन मुसीबत वहां है कि अगर वो अधिक जरूरत से अधिक आगे बढ़ते हैं तो जैसे सैन्य कार्रवाई की भी बात कही है, हालांकि मुझे डिप्लोमेटिकली
इस बात में कोई दम नहीं लगता है, क्योंकि दोनों ही नाटो के देश हैं। तो नाटो के देश को पर अमेरिका टकराव आपस में नहीं करेगा, नहीं तो नाटो बिखर जाएगा। इसलिए उधर उसने सिर्फ हवा हवा मारी है, लेकिन वहां वो निगोशिएशन से इस बात को करना चाहेगा और जो ग्रीनलैंड का मामला हल करना चाहेगा, और शायद हल हो भी जाए। लेकिन रशिया, चाइना और इंडिया के साथ जो मामला है, इसमें इंडिया की स्थिति बहुत, क्योंकि इंडिया साथ सहयोग के बल पर इंडिया की कोई हैसियत बनती है वहां, और इनका एक जियो पॉलिटिकल इंडिया का महत्व है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा नेतृत्व अगर कुशलता से इस अवसर का अपने पक्ष में कोई बेहतर झुकाव ले आए इसमें, इस तनाव में, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन रशिया के साथ और चाइना के साथ ये जो व्यापार है, ये व्यापार को हथियार के बल पर ही होना है, फॉलोड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो ये होना ही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में यही होगा कि रशिया से टकराव हो, चाइना से टकराव हो। तो अभी वो किसी टकराव की स्थिति में नहीं जाना चाहता है, खास करके चीन के साथ टकराव में नहीं जाना चाहता है। तो चीन के साथ टकराव में नहीं जाना चाहता, लेकिन रशिया इधर है और आक्रमण रशिया पर हो रहा है, रशिया सीधे संघात पर आ रहा है। तो ये एक पिकुलियर स्थिति बन रही है। अभी यूरोपीय देश क्या करेंगे, फ्रांस क्या करे, ब्रिटेन क्या करे। और जब मीटिंग हुई थी वेनेजुएला को लेकर के, उस समय भी लगभग खामोशी ही रह गई थी, कोई उसका सकारात्मक नतीजा तो आया नहीं। अब जो P5 के देश हैं, यानी कि जो परमाणु हथियार संपन्न, शक्ति संपन्न देश हैं, उसमें दो देश देखे कि रशिया और चाइना एक तरफ हो गए और अमेरिका एक तरफ हो गया। तो अब और बीच में न्यूट्रल हो गया आपको फ्रांस और यूके। तो फ्रांस और यूके कितना दिन तक न्यूट्रल रह पाएंगे, कहना मुश्किल है। यूके की अपनी परेशानियां हैं, क्योंकि यूरोप में भी उसकी स्थिति विचित्र है। और फ्रांस इस समय में असल लीडर फ्रांस का है। फ्रांस क्या फैसला करता है, फ्रांस के लोग क्या तय करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो देखिए कि क्या होता है, लेकिन बहुत जटिल स्थिति है। दूसरा इफेक्ट ईरान की तरफ है। ईरान की तरफ जो है, ईरान में लगातार आंदोलन हो रहे हैं और लगभग आंदोलन के आक्रामकता बढ़ रही है। तो अगर ईरान में आंदोलन की आक्रामकता बढ़ती है और इजराइल का कोई एक्शन वहां पर होता है, तो निश्चित रूप से अमेरिकी सह पर होगा। तो उस स्थिति में भी रशिया को और चाइना को वहां पर नजर टिकाए हुए उसकी होगी कि वो क्या करते हैं, कैसे इसको संभालते हैं। तो पूरा विश्व एक विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है। इधर लोकल स्तर पर हमारे सेनाओं में, हमारे लोगों में, क्योंकि चीन की भी नजर होगी इसी तूफान में, कि जो जिसे दक्षिण तिब्बत करता है उस पर अपनी आंख गड़ाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और ये हमारा जो चिकन नेक वाला इलाका है, उसके साथ जो 7 सिस्टर्स हैं, उसके साथ बांग्लादेश के साथ मिलकर के, और उसका ताइवान का मामला अलग है। ताइवान पर भी उसने फिर कुछ नई नीतियां घोषित कर दी है। तो ये पूरी की पूरी वैश्विक स्थिति जो है सो समर की ही है, यानी युद्ध की ही बनती है, शांति की तो दिखती नहीं है। लेकिन बिना, इसको रीजनल वार बोलते हैं लोग, रीजनल वार हो सकता है, वर्ल्ड वार नहीं होगा। लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि जब दुनिया रीजनों में बटी हुई थी, जब ग्लोबलाइज नहीं हुआ था, तब जो वार हुआ उसका इफेक्ट तो वर्ल्ड वार का हुआ। और अब आज जब दुनिया ग्लोबलाइज है, तब आप कहते हैं कि नहीं ये रीजनल वार रहेगा, तो ये तो संभव नहीं दिखता है। जी जी, जी। अच्छा, पूरा इससे पूरा जो घटनाक्रम जिस तरह से दुनिया में घट रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो अगर हम देखें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री तब बोलते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन साथ ही ऐसी बात कहते हैं जो लगातार एक अपमानजनक भाषा भी उसे कही जा सकती है। जिसे कहते हैं मुझे खुश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुझे उन्हें पता है कि मैं नाराज हूं उनसे। तो ये ऐसी बातें हैं, और मतलब कुछ ना कुछ वैसा लगातार कहते रहे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर से लेके तो लगातार कंटिन्यूटी में है। तमाम बार वह बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता मैंने करवाई, और पीएम को लेकर भी जो भाषा का वह इस्तेमाल करते हैं, तमाम टैरिफ की बात करते हैं। तो ये जो भाषा का अगर हम बात करें, उसकी गरिमा की बात करें, एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए एक दूसरा राष्ट्राध्यक्ष ऐसी बात बोलता है, तो ये क्या अपमानजनक नहीं कहा जाएगा इसको? और उकसाने की जो बात, ऐसा लगता है कि उकसा रहे हैं वह प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इधर बनी हुई है लगातार इन सब बातों को लेकर, वह चुप हैं, वह कुछ ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए उन्होंने बात कही, तो ये तमाम ऐसी भाषा हैं जो अपमानजनक की श्रेणी में लगातार आता है। तो ऐसे में क्या
कहना चाहते हैं वो, क्या उकसाने की राजनीति कर रहे हैं वे, उकसाने की भाषा बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोले उसमें कुछ और कुछ वह कहें उस बात को लेकर, क्या लगता है? नहीं, ये तो सीधे सरल शब्दों में कहूं तो ये तो बुली करते हैं। और क्या, एक राष्ट्राध्यक्ष जो है और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को 140, 45, 50 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश के प्रमुख को आप इस तरह से बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। असल में होता क्या है कि पूरी दुनिया के हर 8वां 7वां आदमी भारतीय है, ये समझ लीजिए। तो इस तरह से अगर बुली करते हैं पावर के बल पर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, अपमानित करता है। असल में होता क्या है कि ये सिर्फ इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से समझना होगा कि किसी को भी अगर काबू करना है तो पहला काम ये होता है कि उसकी इंटीग्रिटी को तोड़ दीजिए, उसकी सैंक्टिटी और वैलिडिटी को क्वेश्चन कर दीजिए। तुम, लोग पूछते ही हैं अगर तुम हो क्या, क्या तुम्हारी हैसियत है, तो ये जो पूछते हैं इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटीग्रिटी को तोड़ते हैं, उसको हैसियत की याद दिलाते हैं। मनुष्य होना ही अपने आप में बड़ी हैसियत है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं मैं कौन हूं तुम नहीं जानते हो, तो क्या है कि अपनी अपनी हैसियत बताते हैं। तो इंटीग्रिटी को चैलेंज करके बार बार अपमानित करके वो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि यहाँ पर इनको अपमानित करते हैं और इनकी खामोशी का इस्तेमाल, इनकी खामोशी के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों देश के साथ किए जाने वाले व्यवहार में वो दिखलाते हैं, परिलक्षित करते हैं, और इनको इस ढंग से बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है कि जब नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे इससे आदमी टूट जाएगा। जब आदमी टूट जाएगा तो सही ढंग से बात नहीं कर सकता है। इधर तो ऐसी ऐसी बातें कहती है कि मे आई कम इन सर वाला मुहावरा चल ही रहा कि भाई उन्होंने कहा तो जब आप विनीत होकर के जाइएगा, एक राष्ट्राध्यक्ष अगर आप अपना सम्मान खुद नहीं करते तो दूसरे आपका सम्मान कैसे करेंगे। तो पद की गरिमा, एक भारत के प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद की गरिमा को जिस ढंग से आपने धूमिल किया है या कम किया है, तो जाहिर है कि उसका राजनीतिक नतीजा तो होगा। हाँ, अपना ही नहीं, आपने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को भी धूमिल किया है। और अब तो मुझे ये लगता है कि इस समय में एक अल्टरनेट लीडरशिप की जरूरत है भारत को, क्योंकि इस ये लीडरशिप जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कि इसको अंदाज लेना, थाह लेना, गम लेना। तो इसको इनके नेतृत्व की क्षमता, इनके निर्णय, क्योंकि निर्णय तो हमेशा ठीक है, बड़े बड़े बुद्धिमान होंगे अधिकारीगण, लेकिन अधिकारीगण निर्णय नहीं कर पाते हैं। एक पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, उसका अलग महत्व होता है। तो पॉलिटिकली कुछ कर नहीं पा रहे, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे कारण जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं पुत्र मोह हो, इनका नहीं, इनके कई सलाहकारों का, इनके कई नजदीकी लोगों का पुत्र मोह हो या मित्र मोह हो, तो किसी न किसी तरह के मोह के कारण हो सकता है, लेकिन खामियाजा तो पूरे देश को भोगना पड़ता है। तो ये जो नया डेपोटिज्म है, इसको जो भेदभावपूर्ण भाई भतीजावाद कह लीजिए वो है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म, ऊपर से डेपोटिज्म, जितने तरह के नकारात्मक चीजें हैं, तो आपने सबकी गरिमा गिराई है। तो नेता विपक्ष को याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को जब वो नेता विपक्ष के नेता थे, सत्ता में नहीं थे, तब जब भेजा गया था यूएनओ, तो उसका कितना प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था कि ये एक ऐसा देश है जिसके ऐसा लोकतंत्र है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक सकारात्मक संबंध है, संघात नहीं संबंध है। तो इन्होंने तो पूरे के पूरे 12 साल में यही काम किया कि संघात में बनाए रखा विपक्ष को। तो आज वह विपक्ष अगर वह सम्मानित नहीं होगा, उसको अगर सत्ता का जब विपत्ति पड़ी, जब लगा आपको कि कुछ देश में ये हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आपने सभी मिला करके सरकारी टीम या संसदीय टीम भेजी, जो भी किया, लोगों को वहां पर दल बनाकर भेजा, और उसमें भी आपने संघात के बीच छिपा दिए। मुश्किल ये है कि वहां भी अगर दुनिया को संकेत दिया जाता कि नहीं ये लोग एक होकर के आए हैं, सो नहीं था, तो क्या कीजिएगा। तो ये इसलिए जो ह्यूमिलिएशन है और दुर्भाग्य है, और उसे किसी व्यक्ति या तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है, पूरे देश का ही है। इस मामले में देश प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और जाहिर है कि दुनिया के हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका अपमान कहीं भी अगर होता है तो वो हमारा अपमान है, और पूरे देश को उनके अपमान के बदले में उनके राष्ट्र को उनके साथ खड़ा है, और ये हम महसूस करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, न छोड़ेंगे, न कोई भी समझदार आदमी छोड़ने की वकालत करेगा। हमारी सहमतियां असहमतियां अपने जगह पर जो घरेलू हैं वो अलग हैं,
लेकिन इससे किसी दूसरे को हक नहीं मिलता है कि वो इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करे। जैसे कि वेनेजुएला में भी था, जो उनके शासक थे उनको अपना बहुत अच्छा लोग नहीं कह रहे थे कुछ उन्होंने किया है, गड़बड़ियां उनके यहाँ होती रहती, लेकिन ये वेनेजुएला के लोगों का हक था कि वे कैसे इससे निपटते हैं। इससे अमेरिका के अध्यक्ष को, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये हक नहीं मिलता है कि वो उसका ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करें, उसको उठा करके ले जाए। तो ये एक परिस्थिति है। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और हमेशा प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी नीतियां ऐसी हो जिससे देश का सम्मान बढ़े और उनका भी मान बढ़े दुनिया में। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, एक बात और आती है इसमें निकल के कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को जिस तरह से बिल्डअप किया गया था 2014 के बाद, जब वे प्रधानमंत्री बने थे 2014, उसके बाद लगातार ऐसी एक इमेज बनाई गई, ऐसी गढ़ी गई कि वह वर्ल्ड लीडर के तौर पर उन्हें स्थापित करने का तमाम प्रयास, तमाम उसमें किया गया। और लगातार विश्व गुरु के उन्हें, जो उनके समर्थक हैं उन्हें कहते रहे विश्व गुरु, और सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं दुनिया उन्हें सुनती है। ठीक है, दुनिया सुनती है, लेकिन क्या दुनिया मानती भी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या उनकी कही हुई बात को दुनिया मानती भी है, स्वीकार भी करती है? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर कोई बोलता है तो दुनिया सुनती भी है। लेकिन साथ ही एक सवाल और इसमें जोड़ता हूं मैं, कि जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुनौतियां पैदा की गई देश के अंदर, क्या ऐसे में सरकार को इस कठिन समय के अंदर, तमाम उनकी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, उनके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, विमर्श करना चाहिए, क्योंकि देश के हित के लिए तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम ऐसे लोगों को एक साथ बैठाकर सरकार को विमर्श करना चाहिए, जिससे कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को माकूल जवाब दिया जा सके? क्या लगता है आपको? दोनों सवालों का थोड़ा सा अलग अलग संदर्भ है वैसे तो, लेकिन बताइए। देखिए, सब सवाल आपके बड़े हैं और इस पर पूरे समय लेकर के ही बातचीत की जा सकती है, लेकिन संक्षेप में अगर बताऊं तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल उस अर्थ में नहीं है, तो चुनावी दल है, सत्ता पर काबिज करके इनका अपना जो फिक्स एजेंडा है उसको चलाना है। विपक्षी दलों से अगर बात करें तो विपक्षी दल जाहिर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बात करेंगे, और इनके जो राजनीतिक एजेंडा है कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर चले जाते हैं। तो वे नहीं चाहते कि इसमें किसी को दखल हो, वो हमेशा अपना बेरुखी रखना चाहते हैं ताकि वो अपने मन हिसाब से अपने कर सकें और किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहें। हमारे आपके बीच में संवाद तो तब विकसित होगा ना जब हम एक दूसरे की परवाह करेंगे, जब एक दूसरे की खिल्ली उड़ाएंगे और लापरवाही में रहेंगे और हमारा एजेंडा कुछ और होगा, और जो एजेंडा सबको, पूरे देश को मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो उस एजेंडे के तहत लोग आपसे बात करने में भी सावधान रहेंगे और आप भी सावधान रहेंगे, ऊपर से चाहे जो एक भीतरी तार तो बनेगा नहीं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हाँ, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। अभी भी देखें तरह तरह के, जिस तरह के बयान भीतर में आ रहे हैं, जो स्थितियां विकसित हो रही हैं। अभी मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी ये कहता है किसी की हत्या हो गई है, उसके साथ क्या, अंकिता भंडारी की मैं बात कर रहा हूँ, बोलते हैं उनके माता पिता से बात करके तय करेंगे कि क्या करना है। माता पिता से क्या बात करना है भाई? माता पिता अगर राजी होंगे कि नहीं, न्याय का हकदार तो अंकिता थी ना, जिस पर अन्याय होता है वह न्याय की आकांक्षी है ना, न कि उसके माता पिता। अगर ऐसा होने लगेगा तो आप, भारत देश में अगर ऐसा होने, संविधान तो ये नहीं कहता है, हर नागरिक की अपनी एक अलग पहचान है, तो बहुत सारे जो ऑनर किलिंग होते हैं उनका क्या करेंगे आप? माता पिता की सहमति से ही होता है, और माता पिता की सहमति से किसी के भी व्यक्तिगत निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर वह एडल्ट है तो कम से कम, वैसे अगर एडल्ट नहीं है तो भी नहीं कर सकते हैं आप सहमति से। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कुछ तो होने नहीं जा रहा दिखता है। ऐसा होता है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबक मिली थी वहीं से हो जाता, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए देखिए कि कई तरह के केस जो देश के अंदर भी जो चल रहे हैं, ये अगर देश के मामलों में अगर एकता हम नहीं विकसित कर पाएंगे लोगों के साथ तो क्या होगा। अब हमारा अभी जिस ढंग से देखिए कि यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, न सिर्फ पीएमएलए, वो भी प्रिवेंटिव लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जो प्रिवेंशन के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका ऐसा इंटरफियरी इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, इससे बहुत खतरनाक स्थिति है। अब आप जिस ढंग से आतंकवादी कार्रवाइयों को परिभाषित करते हुए आपने जो सिंपल 120 की कार्रवाई जो था, जो कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी थ्योरी को ही अगर आप जोड़ देंगे उससे अनलॉफुल एक्टिविटीज को, तो बड़ी मुश्किल है। सरकार से असहमति को आप
लॉ के खिलाफ या लॉ के वैकल्पिक प्रस्ताव, कानून के वैकल्पिक प्रस्ताव की बात करना ही अनलॉफुल हो जाएगा। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए चाहिए कि एक आंतरिक एकता चाहिए, वैश्विक दृष्टि चाहिए। शुरू में जब ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे तो क्या हुआ था, उसमें मैं सोवियत संघ जा चुका था और ग्लोबलाइजेशन का पैकेज भी लगभग समाप्त हो चुका था। ग्लोबलाइजेशन का पैकेज भी समाप्त हो चुका था, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और दुनिया राइट विंग की तरफ दुनिया की विचारधारा बढ़ रही थी। उसमें भी ये राइट विंग से आए थे, तो इन्हें लग रहा होगा कि हमारे लिए एक जगह बनेगी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या रीअलाइनमेंट में हम कहीं ना कहीं फिट होंगे, किसी न किसी के साथी बनेंगे। लेकिन वो साथी तो आदमी अपनी हैसियत से बनता है ना, अपने बुद्धि से बनता है। जो भी हो, अभी की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, इसको हम लोगों को नजर रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा और इस मामले में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ निश्चित रूप से हैं कि उनको किया जाने वाला उनका हर अपमान हमें भी अपमानित करता है, इसलिए हमें पीड़ा होती है, इसलिए कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं। जी नहीं, ठीक बात है कि पीड़ा होती है, इसलिए हम लगातार इस पे बोलते हैं अपने अपने तरीके से। अच्छा, एक अंतिम सवाल हो कि क्या इससे पूरा जो दुनिया में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से गतिविधि अपनी बढ़ाई है, क्या इससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की स्थिति में? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से एक दुनिया के जो देश अलग अलग तरह से लामबंद हो रहे हैं, एक अमेरिका के समर्थक देश है और दूसरा रूस और चीन ने जिस तरह से पेशबंदी की है अन्य देशों को लेकर, वह गोलबंदी करने में जुट गए हैं। और यूरोप ने भी जब ग्रीनलैंड की बात की तो यूरोप के कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया। छोटे छोटे देशों ने भी अब विरोध सबर कड़े कड़े शब्दों में जताया। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा दूसरे के नए सिरे से परिभाषित हो रहा है दुनिया के अंदर, क्या लगता है? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर नए सिरे से बनेगा, परिभाषित होगा, ये तो आकांक्षा है हमारी, ये होगा। लेकिन फिलहाल जिस चीज को हम लोग सामने देख रहे हैं, इससे निपटना है और कैसे निपटा जाएगा कहना मुश्किल है कि वर्ल्ड एक नए डिसऑर्डर के सामने है। वी हैव टू फेस फर्स्ट डिसऑर्डर्स। जो पूरी दुनिया एक नई अव्यवस्था के सामने है और वो नई अव्यवस्था है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो अव्यवस्था थी, या प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के भी जो अव्यवस्थाएं थी, वैसी अव्यवस्थाएं हैं। अमेरिका के बहुत सारे डॉक्ट्रिन जो बने, कुछ दूर तक चले फिर रख दिए गए, वो सारे के सारे डॉक्ट्रिन अब सामने आ रहे हैं। चाहे ट्रूमन का डॉक्ट्रिन हो या कोल्ड वार के समय में जितना भी हो, जिससे अमेरिका को यूरोप में और उधर पूरी पोलिसिंग की, उनको लगभग लाइसेंस ही मिल गया था विश्व शांति के लिए। तो 1944 में जिस ढंग से अभी उनका रूबल, ये क्या उसको बोलते हैं, डॉलर, जिस तरह से उनका चैलेंज है, डॉलर तो कब हुआ था, जब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन हुआ 1944 में, उसी में डॉलर को माना गया कि मानक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया हर किसी ने, और उसको गोल्ड से जोड़ा गया। तो जब निक्सन आया तो उन्होंने निक्सन शॉक दिया 70 के आसपास, निक्सन शॉक दिया और डॉलर और गोल्ड के रिलेशन को तोड़ दिया। इसको फिएट मनी बोलते हैं। तो फिएट मनी का दौर शुरू हुआ। तो अभी की जो स्थिति है, जो वास्तविक मूल्य के बिना अगर बहुत दिन तक अगर चलेगा तो एक अलग तरह का खतरा पैदा होता है ना इकोनॉमी में। तो अभी ये स्थिति है क्योंकि उसमें मैं दूसरे देश थे जिनके पास डॉलर बढ़ गया था, लेकिन निक्सन की राजनीति कितना आगे बढ़ी, क्या हुआ, तो अलग से विवेचनीय, लेकिन कह सिर्फ ये रहा हूं कि उनके पास कई ऐसे डॉक्ट्रिन को बाहर ला करके करते हैं। इसलिए दुनिया अभी एक नई अव्यवस्था की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। अभी फिलहाल तो इससे दुनिया निपटे, और यह इस डिसऑर्डर का लक्षण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच और उसके ठीक बाद की है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात कही। अव्यवस्था लगातार दुनिया के अंदर बढ़ रही है और डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीजें घट रही हैं सामने, वह बड़ी चिंताजनक भी है दुनिया के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से खास तौर से, क्योंकि भारत की जो हित हैं वह लगातार प्रभावित हो रहे हैं और भारत के लिए सामने चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं। और रही शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, समझाया भी है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा समझ में भी आएगी और उन्हें पसंद भी आएगी। और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। एक आग्रह हो रहा है हमारा, आप देख रहे हैं ज्वाइन का बटन नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हमारा आगे हमारी हौसला अफजाई होती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आगे प्रतिक्रियाओं से पता चलता है हमें कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है।
आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, क्योंकि आप सुझाव भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। और साथ ही पुनः आग्रह कि संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और साथ ही हमारे चैनल का लिंक भी सभी को आप अपने उसको शेयर भी करें, उसको साझा भी करें अपने लोगों के साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।